स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि कल 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो TCS के द्वारा। और जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये भी TCS के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले क्लास में कर चुके थे, आज देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन से आगे। पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? ठीक है, यानी कि मिल्कमैन, श्वेत क्रांति, ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक ऐसा दे देता तो बहुत कोई मार देता वर्गीज कुरियन, लेकिन मिल्कमैन दे दिया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन दोनों का आंसर क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। कौन होगा? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन के कारण जो है कि भारत में दूध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। जब कोई भी चीज में अत्यधिक वृद्धि होता है तब उसे क्रांति कहते हैं। जैसे कृषि में आया था तो औद्योगिक यानी कि खाद्य क्रांति कहे थे। ठीक है, तो उसी तरह कुछ आदमी का हम लोग नाम देख लेंगे कि जैसे कुरियन, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरह काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। क्या कहा जाता है? विद्रोही कवि कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? तो लिटिल कॉर्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को? लिटिल कॉर्पल कहा जाता है, कापोरल। ठीक है, उसी तरह एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को माता वसंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता वसंत कहा जाता है, माता वसंत। गोल्ड स्टोन किसे कहा जाता है? गोल्ड स्टोन, ग्लेड स्टैन, तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ई श्रीधरन को क्या कहा जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। भारत में जो है मेट्रो का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ई श्रीधरन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह कुछ उपनाम है जो कि पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि प्लस को भाग, घटा को गुना, भाग को जोड़, गुना को घटा, तो इतना का वैल्यू क्या होगा? क्या क्या है? 21442। ठीक है, प्लस को क्या कहा गया है? भाग। तो प्लस जहाँ पे वहाँ पे भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। आगे घटा को क्या कहा गया है? तो घटा को गुना, घटा को क्या कहा गया है? गुना। उसके बाद गुना को क्या कहा गया है? तो गुना को कहा गया है गुना को क्या कहा गया है? गुना को कहा गया है घटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। भाग को क्या कहा गया है? भाग को कहा गया है, भाग को यदि इतना का, भाग को जोड़ कहा गया है, भाग को क्या कहा गया है? जोड़। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 गुना 1 2, इधर कितना हो गया? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा, और माइनस कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 0। 4 प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बॉडमास से है। निम्नलिखित को हल करो। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले 3 ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है
ये कैसा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर काम करेंगे। इसके अंदर का भी प्रोसेस वही होगा, बॉडमास वाला, पहले भाग का काम चलेगा, तो एक कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। अब क्या हो गया, 5 गुना 3 15, 15 और आगे क्या है 45 प्लस नीचे पीछे 50, 45 50 कितना हो गया 60 माइनस 50 यानी कि 10। ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू निकल के क्या आ गया 10 आ गया। अब आगे क्या है प्लस 35 इंटू 3 और पीछे क्या है, पीछे है प्लस 5 यही है। इतना को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे तो मान आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 35 कितना हो गया 50, 50 गुना 3 कर देंगे, आगे क्या है 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। 150 इज द राइट आंसर होने वाला है, 150 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है इनमें से किस चिकित्सक ने 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल में सर्विस एवं कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरक्षण किया। तो कौन था, फ्रांसिस बुकान। ठीक है, कौन थे, फ्रांसिस बुकान। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भारत में। इनके नाम पर इन्होंने एक चिड़ियाघर भी भारत में यानी कोलकाता में स्थापित किया था जिसका नाम था अलीपुर चिड़ियाघर, अलीपुर चिड़ियाघर। ठीक है, अलीपुर चिड़ियाघर। और इन्होंने संथाल जनजाति के बारे में पता किया था, संथाल जनजाति के बारे में पता किया था। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार जो हैं फ्रांसिस बुकान का तुलना किससे करता है, तो एलांस से करता है। एलांस एक संरक्षक थे, उनसे क्या किया कर जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1948 में वैश्विक व्यापार को नियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई। तो गेट का पूर्ण रूप क्या है, तो गेट का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट टू ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, अब इसी का 1948 में जो स्थापना किया गया था, इसी का नाम बदलकर अभी कर लिया है क्या, WTO। अभी क्या कर दिया गया है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये कब किया गया है, तो 1 जनवरी 1995 से। कब किया गया है, 1 जनवरी 1995 से। अब गेट नहीं है, अब गेट के जगह में क्या है, अब गेट के जगह में क्या है, WTO है, WTO। ठीक है, क्या है अब इसके जगह में, WTO। अगर पूछा जाए गेट का यानी कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, कहाँ है, तो जेनेवा में। पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है। तो WTO को कब किया गया, 1995 में नाम बदल के। कुछ और पूछ देगा, जैसे ADB का फुल फॉर्म बताइए। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। नाटो का पूछ दे, NATO, नाटो का पूछ दे तो इसका होता है नॉर्थ एथलेटिक्स ट्रेड। ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह ओपेक का अगर पूछ दे, OPEC, ओपेक का पूछ दे तो इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर तो वियना है। कहाँ है, वियना में है। ये संगठन है तेल बेचने यानी पेट्रोलियम बेचने वाले का देशों का संगठन है। अगर पूछ दे और इसी तरह का कुछ और अगर मिलता है तो याद करके रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ के जो इस टाइप से क्वेश्चन है इससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 19 है, तो x का मान ज्ञात करें। आरोही क्रम में दिया हुआ है इसीलिए हमको इसे कुछ नहीं करना है, नहीं तो हमको सजाना पड़ता। ठीक है, आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि क्या माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब सम संख्या रहता है तब और विषम संख्या रहता है तब क्या करते हैं, ठीक है। तो सम संख्या रहता है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सम संख्या रहेगा तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो माध्यिका बराबर सम संख्या है कितना, 1 2 3, 1 2 3, ये है 1 4, ये है 1 5 6 7 8, 8 है, 8 सम है। तो सम में क्या होगा कि चौथा और पांचवा टर्म बाई 2 करना होगा। क्या करना होगा, चौथा और पांचवा टर्म को 3 इधर से छोड़ना है और 3 इधर से छोड़ना है, ठीक है। बाकी ये दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि फोर्थ प्लस फिफ्थ बाय 2 करना है। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या करना है, तो फोर्थ में इसको 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ में क्या है, x + 4 है, और फिफ्थ में क्या है, तो x + 8 है, x + 8 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और x यहाँ पे कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 4 और 8 कितना हो गया, 12, ठीक है। 4 और 8 12, 2 अगर ले लेंगे कॉमन तो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 2 हो जाएगा, बाहर अंदर हो जाएगा x + 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितना निकल के आ गया, x + 6। इसका मान दिया हुआ है कितना है, 19 है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है, 19, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 6, x बराबर हो जाएगा 13। 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो करना कुछ नहीं था, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए था। अगर ये आरोही क्रम में नहीं रहता तो पहले इसे आरोही क्रम में सजाते, उसके बाद हम कुछ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि विदेश का स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, किसके द्वारा लिखा गया है, एडम स्मिथ को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स का द्वारा लिखा गया पुस्तक है द कैपिटल, क्या नाम है, द कैपिटल। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स भी, ठीक है। कुछ और पुस्तक है जिसका नाम हम लोग देख लेते हैं, जो कुछ है किताब देख लेते हैं। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड इज आई सी इट, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आइंस्टाइन है। किसके द्वारा लिखा गया है, आइंस्टाइन के द्वारा लिखा गया है। एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर्थर हेले है। कौन है, आर्थर हेले। डिवाइन कॉमेडी की बात किया जाए, कॉमेडी की बात किया जाए तो इसको कौन लिखा है, दांते लिखा है। कौन लिखा है, दांते लिखा है। प्रिंसिपिया न्यूटन का पुस्तक का नाम है, प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, तो न्यूटन है। इसी में आपको मिलेगा जड़त्व का नियम, ठीक है। पैराडाइज लास्ट किसके द्वारा लिखा गया, पैराडाइज लास्ट तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। फेयरवेल टू इंडिया की बात किया जाए तो ये कौन लिखा है, एडवर्ड जॉन थॉमसन लिखा है। कौन लिखा है, एडवर्ड जॉन थॉमसन के द्वारा लिखा गया है। लीडर्स पुस्तक को किसने लिखा है, तो रिचर्ड्स ने लिखा है। रिचर्ड्स एवं निकस दोनों मिलकर लिखा है, ठीक है। लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिचर्ड्स और निकस दोनों मिलकर लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है। तो मनोरा का किला की बात करें जो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक राज्य है, ठीक है। उसी के एक जिला है जिसका नाम है तंजावुर। क्या नाम है, तंजावुर। वहीं पे ये स्थित है मनोरा का किला, ठीक है। ये प्राचीन भारत का स्थित है। अगर इसका पूछा जाए कौन सा शैली में बना हुआ है, तो ये शैली है द्रविड़,
कौन सा शैली है? द्रविड़ शैली है। ऐसे दक्षिण भारत की बात जबकि भी किया जाएगा तो उसे द्रविड़ शैली का ही मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, द्रविड़ शैली का एक किला है तंजावुर का किला। कुछ और किला है जो हम लोग देख लेंगे, जैसे मेहरगढ़ का किला। राजस्थान की बात करें तो मेहरगढ़ का किला कहाँ है? मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है। ठीक है, ग्वालियर का किला बोला जाए तो ग्वालियर का किला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और राजस्थान में और किला है, जैसे सोनार किला हो गया। सोनार सोनार का किला कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कागड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। कागड़ा का किला कहाँ है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लभगढ़ का किला, कुल्लभगढ़ का किला कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, गाजी का किला की बात बोले जाए तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। लुई किला की बात किया जाए तो ये कहाँ है? पांडुचेरी में है। कहाँ है? पांडिचेरी में है। कहाँ है? पांडिचेरी में है। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला, ये तो नाम से ही पता चल गया होगा। रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? रोहतासपुर का किला, ये कहाँ है? तो अपना बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो कुछ किला है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसी टाइप का। ज़्यादा आप लोग डीपली ना पढ़े। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ओडिशा है। कौन सा राज्य है? तो ओडिशा है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। और अयस्क है इसका कोरेडम हो गया, फेलेसार हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया कारियोलाइट हो गया, कारियोलाइट। ये सब किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। एलुनानाइट हो गया, ये सब किसका है? तो ऐसे का। काओलिन हो गया, काओलिन की बात किया जाए तो ये भी किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो अयस्क भी इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ये दाल उत्पादन में अग्रिम रहता है आंध्र प्रदेश। ये खैनी के उत्पादन में, राजमुंदरई में यहाँ पे खैनी का यानी कि तंबाकू का ये है, क्या कहते हैं, संशोधन केंद्र। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में अग्रिम राज्य है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे में बीज और भ्रूण होता है तो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? जब पौधे के बीच में भ्रूण होता है और ये उचित समय पर अंकुरित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। स्वपरागन किसको कहते हैं? जिसमें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसी की जरूरत नहीं होता है। जैसे दो फ्लावर्स है और इसमें यानी कि दोनों के एक दूसरे के आदान प्रदान से होता है, तो इसको कहते हैं पर परागन कहते हैं, क्रॉस पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, साइंस का भी वेटेज रहेगा, एक बार देख लीजिएगा सारा चीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, 2019 में जलवायु संबंधित कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो नेपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नेपाल में। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है। भारत का पड़ोसी राज्य है। भूटान भी भारत का पड़ोसी राज्य है। चीन भी भारत का पड़ोसी राज्य है। चीन से हमेशा भारत का सीमा विवाद होते रहता है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। अब कह रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या कितना है, तो r का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आगे एक कोई बिंदु है A, ठीक है, मान लेते हैं अपने से कोई बिंदु है A। क्या कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी कितना दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से जो स्पर्श करेगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं x, ठीक है, क्या मान लेते हैं x। जब भी केंद्र पर टच करेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बनाएगा तो हम लोग लगा सकते हैं समकोण का थीटा, ठीक है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समकोण ओ ए को त्रिभुज ओ ए बी में, ये हो गया ओ यहाँ हो गया, ये ए है तो ये हो गया बी, ठीक है, ओ ए बी में। तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हमें क्या चाहिए, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर आधार जोड़ लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण इसका कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं पता है तो माने हैं x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण इसका ये हो जाएगा, तो कर्ण तो ये सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, तो ये 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, और ये वाला पता नहीं है तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 बराबर 16, और इधर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, ठीक है। तो ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा क्या, 9। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षण दिए हुए हैं। कथन क्या है, कथन है सभी जहाज नाव है। क्या कह रहा है कि सभी जहाज जो है नाव है। ये हो गया जहाज, ये क्या हो गया, जहाज हो गया। क्या कह रहा है कि सभी जहाज, जितने भी जहाज हैं ये सब क्या है, नाव है, नाव, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, सभी लंगर जहाज है। जितना भी लंगर है वो क्या कर रहा है कि जहाज है, लंगर, लंगर क्या है, जहाज है, ठीक है। ये निष्कर्ष कथन दिया हुआ था। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है कि सभी लंगर नाव है, सभी लंगर नाव है, लंगर यहाँ और नाव यहाँ, तो बात सही है, पहला क्या है, सही है। अगला क्या कर रहा है कि कुछ जहाज लंगर है, पूरा जहाज लंगूर है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये भी क्या है, सही है। आगे क्या कर रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है, ये तो गलत है। क्या कर रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है, बिल्कुल क्या है, गलत है। आगे क्या कर रहा है कि कुछ नावें लंगर है, कुछ नाव जो है क्या है, लंगर है, ये बिल्कुल सही है। तो कितना सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाना है, 31 तक।
फिर है 29, 30, इस तरह घटते घटते 1 तक जाना है। तो समझना है यहाँ की जैसे 1 + 2 + 3 + 4 है, तो फिर इधर से +3 + 2 + 1। तो इसका मतलब क्या है समझना है ध्यान से, कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हमें कितना बार मिला है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 3 देखे तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 1 देखे तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि 2 भी 2 बार, 1 भी 2 बार, और 3 भी कितना बार, 2 बार। लेकिन 4 सिंगल है, क्योंकि 4 क्या है, सिंगल है। सेम पैटर्न इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। जब तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, 2 यानी कि सब कुछ 2 2 बार है, तो 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 करते करते डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 31 नहीं, 31 एक बार है तो 31 तक नहीं जाना है, 30 तक जाना है। कितना तक, 30 तक। अब फिर इधर क्या हो जाएगा, घटते 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 बाहर क्या हो जाएगा, तो 1 तक चला जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। प्लस में है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। अब इस तरह जब निकल गया तो फाइनल फार्मूला, जैसे एवरेज निकालते थे कैसे निकालते थे, 1 + 2 + 3 का है, तो इसको जैसे 3 का निकालना था, 3 × 4/2 करते थे, तो उसी तरह करेंगे सीक्वेंस में जब है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना कहाँ तक है, तो 30 तक, 30 × 31, अगला संख्या /2। अब प्लस क्या है, तो 31 है, इसको सॉल्व कर देंगे। कितना बार में कटा, 15, 15 × 30 × 31, 15 × 31 करेंगे तो कितना हो गया, 3 × 9 यानी कि 900 और 1 930, आगे क्या है +31, तो कितना हो गया, 961 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5, 6 एंड 5। इनमें से कह रहा है कि 6 और 5 का फेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो जो क्रम में है वही उसका। 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। अब यही दोनों का सम पूछा है, सम मतलब जोड़, ठीक है, जोड़ पूछा है। तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फेस वैल्यू हो गया जो पूछेगा, ठीक है। और इसका अगर अंकित मान पूछता तो फिर वो जैसे इसका हो जाता 10, ठीक है, इसका हो जाता आगे इतना 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 0, ठीक है, तो वो अलग चीज होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 4 क्रमागत संख्या में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। 4 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्या, ठीक है, 4 क्रमागत संख्या। तो माना कि 4 क्रमागत संख्या हो गया, माना कि संख्या x, माना कि संख्या x है, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। अगला क्या हो जाएगा, इसको घेर दो इस तरह। अगला हो जाएगा x + 2। अगला क्या हो जाएगा, x + 3, x + 3। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न से कह रहा है कि 2 संख्या का योग तीसरे संख्या के बराबर है, यानी कि x + 1 = क्या है, x + 3 के। ये हम नहीं करें, सवाल में कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 2x + 1 = हो गया x + 3, x + 3। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x - x, और इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 1। तो ये कितना हो गया, x बराबर उधर से जाएगा तो 2, x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो अब क्या कह रहा है कि चारों संख्या का योग का आधा क्या होगा।
क्वेश्चन में कह रहा है कि चारों संख्या का योग का आधा क्या होगा। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या निकल गया 2, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा 2 + 2, चौथा संख्या क्या हो जाएगा 2 + 3। तो क्या क्या हो गया 2, इसको जब जोड़ेंगे तो 3, इसको जब जोड़ेंगे तो 4 और इसको जब जोड़ेंगे तो 5। इसका आधा, आधा मतलब बाय 2, तो 5 5 10 4 14, 14/2 कितना आ जाएगा 7, 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान के गठन की मांग की थी। पाकिस्तान के गठन की मांग के विरोध किया था। क्या करा है कि पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, कि वो उस फेवर में नहीं था। तो वो थे खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसे 1987 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है, रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न भी इसे दिया गया है, ठीक है। तो खान अब्दुल गफर खान। अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान की बात किया जाए तो इन्होंने किसकी मांग पहली बार किसने किया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, ठीक है। शब्द से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन किया था, तो सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था पाकिस्तान शब्द के लिए, PAKISTN पाकिस्तान, ठीक है। भारत के कुछ राज्य को लेकर, ये पाकिस्तान कुछ नाम नहीं था, तो भारत के कुछ राज्य का नाम का प्रथम लेटर लेकर पाकिस्तान बनाया गया था, जो कि मुस्लिम बहुलक इलाका था, ठीक है। तो पहली बार विचार किसने लिया था, तो चौधरी रहमत अली खान ने, ठीक है। अगर बात किया जाए कि मुस्लिम लीग के लिए पृथक राष्ट्र, कि मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, जैसे भारत का विभाजन होगा तो एक हिंदू के लिए राष्ट्र होगा हिंदुस्तान, तो मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होगा। तो इसका मांग किसने किया था, तो इसका मांग किया था सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हाँ पाकिस्तान के अलग राज्य के निर्माण के लिए अड़ ही गया था कि हाँ पाकिस्तान एक अलग राज्य बनेगा या देश बनेगा, तो उसके लिए जो जिम्मेवार था तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके अनुसार भारत को विभाजन किया गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान एक अलग राष्ट्र बना। इस युद्ध में अलग होने में दोनों देश की लाखों की तादाद में जाने गई थी। जितने आज़ादी का सुख नहीं था, यानी कि खुशी नहीं था, उससे ज़्यादा विभाजन का दुख था, ठीक है। अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का मांग कब क्या निर्णय लिया गया था, तो 1940 में, 1940 में अड़ ही गया कि अब मुझे पाकिस्तान चाहिए अलग देश, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। मोहम्मद इकबाल समझ गए, पाकिस्तान सबसे मौलाना अशरफ अली थानवी, ठीक है। ये सारा मुस्लिम लीग के नेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ है। क्या करा, हरियाणा चंडीगढ़, तो पंजाब क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, चंडीगढ़ ही होगा, क्या होगा, चंडीगढ़ है। क्यों होगा, क्योंकि हरियाणा का राजधानी क्या है, चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़ है। तो फिर पंजाब का भी राजधानी क्या है, पंजाब का भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। तो यहाँ पे दोनों का राजधानी सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर होगा। पटियाला, लुधियाना, अमृतसर वहाँ का क्या है, जिला है, ठीक है।
तो चंडीगढ़ इज द राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी राशि का 60% वृद्धि होता है, तो उसी दर से 10,000 की 3 वर्ष के बाद CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि 6 वर्ष में कितना परसेंट का वृद्धि होता है, तो 60% का वृद्धि होता है। तो एक वर्ष में कितना हुआ होगा, 60/6, कितना कट के हो जाएगा 10%, यानी कि R का वैल्यू निकल के आ गया 10%। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। मूलधन भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000। तो पूछ क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो CI देख लेते हैं कि 3 वर्ष के लिए 10% का कितना होगा। तो 10% के लिए CI कितना होता है, एक फार्मूला है देख लीजिए, ये होता है 3A इंटू 2A², ठीक है, इंटू होता है, ये फार्मूला होता है 3A इंटू 3A² प्लस A³ होता है, ठीक है। अब A के जगह में क्या हम लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो इसके जगह में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, ये कितना हो गया 300 हो गया, यानी कि 3 10 हो गया। और A का क्यूब कितना होता है 1000, यानी कि दशमलव के बाद 0। तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1%, यानी कि 3%, 10% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 33.1%। अब सीधे हम इसमें लगा देंगे 10,000 का 33.1% बट्टे 100 और दशमलव उड़ाएंगे 1 0 और, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 331 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 3110 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। यह इसको आप बेसिक फार्मूला से भी बना सकते थे, या आप इसको बेसिक फार्मूला से भी बना सकते थे। जैसे R पता चल गया था 10, T हमें पता था 3 वर्ष, ठीक है, P हमें पता था कितना 10,000। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, CI बराबर होता है P इंटू R प्लस 100 प्लस R होता है 100 प्लस R बाय 100 बाय n माइनस 1। ये फार्मूला से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, इस फार्मूला से भी आप क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, उतना ही आएगा 3110। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द न्यूलेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत का न्यूनतम न्यूक्लियर प्लांट कौन है, यानी कि नया कौन सा न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया है। तो ये अगर बात करें तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, तो ये 1961 में बनाया गया था, ठीक है। कुंडलग्राम की बात करें तो ये सबसे न्यूनतम है, यानी कि न्यूलेस्ट है, नया है। कुंडलग्राम की बात करें तो ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसका दूसरा यूनिट का जो बिजली उत्पादन है ये कब से हो रहा है, तो 2016 से हो रहा है। कब से हो रहा है, 2016। काकरापारा की बात करें तो ये कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। नरौरा की बात करें तो ये कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। और एक की बात करें कोयवारा की बात करें तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये अभी तक बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, कुछ ही दिनों में इससे भी हमें एनर्जी प्राप्त होने वाला है, ठीक है। कोकवारा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारापुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति आवर, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल है 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर दूरी तय करने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करे। दूरी दिया हुआ है, दूरी क्या दिया हुआ है, 37 किलोमीटर, ठीक है। चाल दिया हुआ है
चाल कितना कितना दिया हुआ है, धारा का चाल है 3 किलोमीटर पर आवर और आदमी का चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के दिशा में, धारा अगर इधर जा रहा है तो आदमी को तैरना भी इधर है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की जो चाल है वो जुट जाएगा, दोनों का चाल क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा, दोनों की चाल। तो दोनों की चाल जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी कितना है, तो दूरी है 37 किलोमीटर। तो पूछता है कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 37 किलोमीटर और चाल कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। जो कटेगा कटा देंगे, नहीं कटेगा 9 चौके 36, 4 बार में ऊपर क्या बचा 1, नीचे 9, 4.1/9 आवर्स में पूरा पहुंचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित का महत्व था। तो अगर ये बात किया जाए तो पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम था, वैक्यूम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सब पीढ़ी का हम लोग देख देते हैं। अगर द्वितीय पीढ़ी की बात करें, द्वितीय पीढ़ी तो नहीं है, अगर द्वितीय की बात करें, द्वितीय पीढ़ी में क्या चीज़ का प्रयोग करते थे, तो उसमें करते थे ट्रांजिस्टर का प्रयोग। क्या चीज़ का, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। अगर तृतीय पीढ़ी की बात किया जाए, तृतीय पीढ़ी में क्या चीज़ का प्रयोग किया था, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी जिसको कहते थे, आईसी इंटीग्रेटेड चिप का। अगर चौथे पीढ़ी की बात किया जाए, चौथे पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर, क्या चीज़, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते थे चौथे पीढ़ी में। ठीक है, अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें, पांचवें पीढ़ी की बात करें, तो इसमें ULSI या फिर SLSI और नेटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब का विकास हुआ था फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, तो कंप्यूटर के 5 पीढ़ी, अब छठा पीढ़ी आने वाला है, तो उसमें अब देखते हैं क्या होता है। अगर कंप्यूटर का पिता कहा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, सजावटी सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जूट। किसका, जूट का प्रयोग किया जाता है सजावटी थैले वैले बनाने में, कपड़ा भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे और क्या चीज़ का, कपास हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है, पटसन हो गया, पटसन हो गया, सनई हो गया, सनई हो गया, ये सब आते हैं। जैसे जूट को क्या कहा जाता है, तो जूट को क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन आता है इससे, इसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, पटसन को क्या कहा जाता है, पटसन की बात किया जाए तो इसे कहता है सुनहरा रेशम, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये सब राज्य इसका उत्पादन में अग्रिम है। बंगाल के बाद बिहार है, तब असम है। ठीक है, अगर तीनों को सजाने के क्रम में दिया जाएगा तो वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 जो कहता है कि राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है,
156 में ये वर्णन है, 157 155 में वर्णन है। 156 की बात करें तो इसमें क्या कहता है भारतीय संविधान कि राज्य जो होगा, 156 में कहता है कि राज्यपाल जो होगा वो प्रेसिडेंट का यानी कि राष्ट्रपति का क्या होगा, प्रसाद प्रत्ययन होगा। जब भी चाहेगा राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ऐसे बात किया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी इसे हटाया जा सकता है किसी भी समय। ठीक है। अगर 153 की बात करें, अनुच्छेद 153 में क्या है, तो अनुच्छेद 153 से कहता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का देखरेख कर सकता है। ठीक है, प्रभार दिया जा सकता है। एक किसमें वर्णन है, तो 153 में। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कि पूर्वोत्तर भारत का एक ही राज्यपाल 2-3 राज्य के राज्यपाल होते हैं। 154 क्या कहता है, 154 में कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगा। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किस पर निहित होगा, तो राज्यपाल में होगा। ठीक है, और 156 हो गया। 157 क्या कहता है, 157 कहता है राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, जैसे 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज होना, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं है, तो ये सब अनुच्छेद 156 वर्णन करता है। 159 क्या कहता है, 159 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है यानी कि शपथ जो दिलाएगा वो हाई कोर्ट के जज दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, तो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के जो जज होंगे, मेन जज, उसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा राज्यपाल को। 148 की बात करें तो इसमें कैग है, CAG कैग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि वो संगत है। तो इसमें निर्देश देना, किसी को क्या होता है कि आदेश देना। ठीक है, निर्देश देना, आदेश। बाकी ये तीनों क्या है, योजना बनाना, स्कीम पालना। ये क्या है कि किसी को कोई भी काम करने से पहले अपना योजना तैयार करना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। तो ये किस पे, मानव अधिकार, कि मानव अधिकार का हनन नहीं हो। ठीक है, पर्यावरण के लिए भी है, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, इस लोग के लिए अलग अलग है। लेकिन ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये संगठन किसके लिए है, तो ये मानव के लिए है। इसका अगर हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो ये कहाँ है, तो लंदन में है। कहाँ है, लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1961 में। कब किया गया था, 1961 में। ठीक है, यूनिसेफ की मुख्यालय की बात करें, यूनिसेफ की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय देखें तो ये भी कहाँ है, तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी लंदन में है। इंटरपोल का मुख्यालय जो कहा जाए कहाँ है, इंटरपोल यानी कि विश्व का पुलिस कहा जाता है इसे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियो में है। कहाँ है, लियो में। कहाँ है, तो लियो में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, लुप्त प्राय प्रजातियों को रेड बुक कहा जाता है, जो एकदम लुप्त हो गया है, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। क्या करा है, कौन सा मूवमेंट जो था कि क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जो है ये नेगेटिव इफेक्ट भी ज़्यादा रहा। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होकर 22 फरवरी यानी कि 22 फरवरी 2022 में ये
बंद कर दिया गया चौरा चौरी कांड के समय, ठीक है। इसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। क्विक इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में हुआ था। इसी समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था नारा करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो ये भी 1920 में, अब बाद में यह असहयोग आंदोलन में मिल गया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में चलाया गया था, ठीक है। विदेशी कपड़ा को जलाया तिलाया गया था। तो ये सब मूवमेंट में जो है क्विक इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी में तो महात्मा गांधी नहीं थे, खिलाफत और नॉन कोऑपरेट ये दोनों मिलकर एक ही हो गए थे। तो ये सब में से महात्मा गांधी ही मेन थे। कौन थे? महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे। महात्मा गांधी के जो जीवनी लिखे हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है लुई फिशर। क्या नाम है? लुई फिशर, ठीक है। फिशर, लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और बी सी का अनुपात दिया गया 4:7, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। जब सब कुछ का रेशियो दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना? 3:5। बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी अनुपात दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? ए बी सी का रेशियो क्या होगा? तो किस तरह इस रेशियो निकालते हैं देख लेते हैं। ए बी रेशियो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे जो जो दिया हुआ है। अब ए दिया हुआ है, बी नहीं है, तो फिर यहाँ पे डालेंगे बी। सी है, यहाँ पे क्या डालेंगे? तो यहाँ पे डालेंगे बी, ठीक है। अब इसको सामने सामने से जिसका जिसका जो वैल्यू है रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू कितना है? 5, फिर बी का वैल्यू कितना है? 5, फिर बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू कितना है? 4, फिर बी का वैल्यू कितना है? 4, फिर सी का वैल्यू कितना है? तो 7, सी का वैल्यू कितना है? 7 है। बस सबको गुना कर देंगे। 4×3 12 अनुपात 4×5 20 अनुपात 35। कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा 12 अनुपात 20 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट होने वाला है? कौन सा आंसर राइट होने वाला है? तो 12 अनुपात 20 अनुपात 35 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि √45 प्लस √125 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू क्या होगा? तो क्या दिया हुआ है सवाल में? √45 प्लस √125 का वैल्यू दिया हुआ है 7.89 दिया हुआ है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं। किस तरह तोड़ सकते हैं? तो 5×3 15, 5×3 15, 3 × 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 9 9 5 45। तो बाहर निकल के आ जाएगा क्या? √3 5 √3 आ जाएगा, ठीक। फिर इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 5 25 25 5 125। जब इसको बाहर निकालेंगे तो एक क्या निकलेगा? 5√5। इसी का वैल्यू कितना है? 17.89। अब ये क्या कर देंगे? दोनों रूट सेम है तो इसको जोड़ देंगे। कितना हो गया? 8 + √5। इसका वैल्यू कितना है? 17.89। हमें किसका वैल्यू चाहिए? √5 का वैल्यू चाहिए। तो √5 इंटू में है, प्लस नहीं होगा, इंटू में है, इंटू में है, ठीक। तो हमें √5 का वैल्यू चाहिए। कितना हो जाएगा? 17.89 बट्टे हो जाएगा 8। ये किसका वैल्यू निकल के आया है? तो ये √5 का वैल्यू निकल के आया है। सवाल में किसका वैल्यू चाहिए? सवाल में चाहिए 180 + 80 का √, ठीक है। इसको भी तोड़ देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? 6 × 6 36, 36 × 5 180। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 × 6 × 5 हो जाएगा
प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 छक्के 16, 16 पंचे 80, 4 गुना 5, ठीक है। तो इसको जब बाहर करेंगे तो कितना रह जाएगा, 2 छक्का 1 छः बाहर अंडर रूट 5, प्लस इसको जब बाहर करेंगे तो 4 अंडर रूट 5, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 रूट 5, ठीक है। 10 रूट 5 का वैल्यू चाहिए हमें, 5 का अंडर रूट 5 का पता है, अंडर रूट 5 का वैल्यू हमें पता है, इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अंडर रूट 5 का वैल्यू पता है, यानी कि 10 गुना अंडर रूट 5 का 7.89 बाय 8 हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। 80 से अब इसको कटा देंगे, कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16 बचा 1, फिर हो गया 9 दूना 18, 8 दूना 16, फिर बचा कितना 9, 9 8 तिया 24, अब फिर बचा कितना 8 छक्के 8 चाक 48, यानी कि 22.36 आएगा, 22.36। जब 3 के बाद 6 आया तो इसको 4 ले सकते हैं, यानी कि 22.4 इज द राइट आंसर होने वाला है। आगे की क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।